जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। तो आज मैं आपको क्लास 10th साइंस के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि मैं पेपर से उठाया हूं। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, इसीलिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप लोग सॉल्व कर लो। कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ बहुविकल्पी हैं, तो आप लोग इनको देख लो। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया गया, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। सॉरी यहाँ पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है तो क्या होता है? पहला, पीला या नारंगी या भूरा लाल या अपरिवर्तित रह जाए। तो क्या होता है आखिर क्षारक के साथ हल्दी का रंग? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप किसी भी क्षारक में हल्दी को मिलाते हो तो वो हल्दी हो जाती है भूरा लाल। ध्यान रखना, भूरा लाल। ठीक है, आप देखोगे जब भी आप जो भी आप निरमा होता है ना, आपका जो साफ करने वाला धावन सोडा होता है, आप जानते हो, तो जब भी आप किसी भी कपड़े में हल्दी लगी होगी, उसको जब रगड़ोगे तो आप देखना भूरा लाल हो जाएगा, भूरे कलर का हो जाएगा। जो आपका धावन सोडा होता है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, तो मतलब वो भूरा लाल हो जाता है, तो आप ये भूरा लाल आप कह देना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। तो अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान यहाँ पर बोला गया अम्लीय वर्षा। तो जो जो विकल्प यहाँ पर कट रहे हैं, बहुविकल्पी सॉल्व करने का यही तरीका होता है, उनको सबसे पहले उनकी संभावना ही खत्म कर दो। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है, मान लो 5.2 और फिर 6.2, 7.2, 8.2। जो 7 होता है वो उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय माना जाता है और 7 से अधिक जो है वो क्षारकीय माना जाता है, ये आप जानते हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि 7.2 तो हो नहीं सकता, ये क्षारकीय होगा। 8.2 भी नहीं हो सकता, ये क्षारकीय होगा। अब यहाँ पर विकल्प दो बचते हैं, 6.2 और 5.2। अगर आपको आता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में हो, जैसे 5.2 और 5.6 इसके बीच में वेरी करता है, तो 5.6 भी कहीं कहीं पे दिया रहता है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। 5 याद रखना बस। तो यहाँ पर आगे बढ़े, आगे है एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है। तो एसिटाल्डिहाइड का जो आईयूपीएसी नाम है आखिर वो क्या है, ये आप जल्दी से मुझको बताओ। यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है एथेनॉल, दूसरा दिया गया है एथेनॉल, तीसरा विकल्प है मेथेनॉल, चौथा विकल्प है प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो यहाँ पर होता है ग्रुप, आप जानते हो CHO है ना, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ये आप याद रखना, क्रियात्मक समूह। तो CHO होता है इस तरीके से। अब CHO जिसमें लगता है उसमें लगता है अल, क्या लगता है? अल, याद रखना, लास्ट में लगता है अल यानी सफिक्स में। अब यहाँ पर नॉल यहाँ पर दिया है, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद एथेनॉल, इसकी संभावना है। उसके बाद प्रोपेनॉल, इसमें भी दिया, ये हो नहीं सकता। मेथेनॉल, तो इसकी संभावना है। तो यहाँ पर दो संभावनाएं बचती है, 50-50% आपका बचता है। अब इन दोनों में किसी एक में टिक लगाना है। कैसे लगाओगे? तो यहाँ पर बोला है एसिटाल्डिहाइड, यानी ए आ रहा है तो इसमें भी ए आ रहा है, यानी एथेनॉल, याद रखना। ठीक है, उसके बाद आता है आगे, केवल जल में घुलनशील होता है। तो जल में केवल घुलनशील क्या होता है, ये आप मुझको जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि भाई जल में क्या घुलनशील होता है। पहला विटामिन ए या विटामिन डी या विटामिन के या विटामिन सी। तो केवल जल में घुलनशील जो होती है वो होती है कौन सी? विटामिन सी। ठीक है, याद रखना, विटामिन सी। उसके बाद आगे बढ़ें, आगे आपका आता है एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण होता है। एटीपी का मतलब आप जानते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि भाई एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पहला विकल्प है माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में या फिर पैराक्सीसोम्स में या फिर लाइसोसोम्स में। तो आप हमेशा से पढ़ते हो, हमारे भी जितने भी मान लो शरीर में एनर्जी होती है वो कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में सेव होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर भी बोला जाता है, ये आप जानते हो ना। तो एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, आप याद रखना। आगे बढ़े, आगे मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन कहाँ पर पाया जाता है? दो प्रकार से पूछा जाता है, पहला प्लानेरिया में या फिर हाइड्रा में या फिर लेशमानिया में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, मुकुलन जो पाया जाता है हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा में भी पाया जाता है, और एक होता है ईस्ट। अगर ईस्ट विकल्प देगा तो हाइड्रा नहीं देगा, हाइड्रा देगा तो ईस्ट नहीं देगा। तो याद रखना, ईस्ट में भी मुकुलन पाया जाता है। उसके बाद आगे है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो क्या क्या बने होते हैं यहाँ पर? पहला है विकल्प जीवाणु, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है विषाणु और चौथा है प्रियांश। तो केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा विषाणु, तो ये आप याद रखना, बहुविकल्पी प्रश्न याद करने की ही चीज है, मतलब रटने की नहीं है, आपके माइंड में बसी होनी चाहिए। आप एक बार देख लो तो उसका आंसर दे सको, ये नहीं कि पूरा रटा हो, चारों विकल्प रटे हो, कौन सा गलत कौन सा, ऐसा नहीं है, आपका दिमाग ऑटोमेटिक बता देता है। तो चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन,
क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, P बराबर होता है V स्क्वायर अपान R, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम R की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर 100 वोल्ट रख देंगे और हमारी P की वैल्यू फिर से निकल आएगी। तो जो जो दिया है, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, देखो 200 वोल्ट दिया है, यानी हमारा V जो है वो दिया गया V1 इक्वल टू हमारा दिया गया है 200, कितना दिया गया 200 वोल्ट, ठीक है, याद रखना 200 वोल्ट। और उसके बाद हमारा P1 भी दिया गया है, P1 कितना दिया गया है हमारा 100 वाट, ठीक है, 100 वाट दिया गया है। तो यहाँ पर R की वैल्यू निकाल लो। तो R बराबर कितना होगा कि भाई P बराबर जो दिया है 100 वाट, यानी 100, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, 100 इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये फार्मूले में रख रहा हूँ, ठीक है, V स्क्वायर यानी V जो दिया गया V1 कितना दिया गया 200 का वोल्ट, तो 100 इक्वल टू आपका हो जाएगा 200 का स्क्वायर यानी 40,000 हो जाएगा, है ना। तो 40,000 अपान में आपका R, तो अब आपकी R की वैल्यू निकल आएगी। तो R की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो यहाँ पर अपान में कर दो, तो यहाँ पर आप सामने वाला मार सकते हो ना, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएंगे, तो R बराबर आपका निकल के आएगा 400, यही आएगा, ठीक है। मैं जल्दी से किया हूँ, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, इसका गुणा इसमें करो तो कितना होगा 100 R इक्वल टू आपका 40,000, ठीक है, 40,000, फिर आप R इक्वल टू आप करते 40,000 ऐसे अपान में फिर से करते आप 100, तो वही बात पड़ी ना, सॉरी 100, तो 2 जीरो मारते तो R बराबर आपका 400 आता। तो अब यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल, R बराबर 4 तो हमें रख देना है, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि R बराबर 400 दिया गया है, तो अब हम 100 वोल्ट रख देंगे V की जगह, बस हमारी P निकल आएगी। तो हमारी यहाँ पर P2 कितनी हो जाएगी, P2 यानी पावर 2 इक्वल टू हमारी हो जाएगी V स्क्वायर V2 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर, यही, सॉरी R2 कहाँ, R2 बस होता है ना, V2 स्क्वायर अपान R2, तो यही होगा। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू रख दो कि भाई P2, ठीक है, P2 हमारी निकालना है, इक्वल टू हमारी हो जाएगी V स्क्वायर, V दिया गया यहाँ पर 100 वाट में जब हम चलाएंगे, तो 100 वाट का यानी 100 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 100, ठीक है, गुणे 100 करना पड़ेगा। तो अब आपका ये हो जाएगा 1 बना के 4 जीरो, है ना, यानी 10,000, तो ये आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है, अपान में R2 कितना दिया गया है 400, तो 400 लिख दो, 400, 2 जीरो से 2 जीरो मर गए। अब यहाँ पर 100 का जब भाग दोगे 4 से तो कितना होगा, यानी P2 निकल के आएगी हमारी 25, यही कि P2 इक्वल टू 25 वाट में शक्ति का नाम मात्रक होता है। तो ये हमारा कहाँ पर दिया गया, आगे बढ़ें। निम्न परिपथ में A एवं B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध है, तो क्या होगा तुल्य प्रतिरोध A और B बिंदु के बीच, याद रखना। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो भी जैसे दिया है आप लिख लो कि भाई यहाँ पर 1 ओम के जो प्रतिरोध हैं वो आपके समांतर क्रम में संयोजित हैं, और ये आपके फिर यहाँ पर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में ये जो संयोजित हैं, इनका प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध का आप जानते हो 1/R बराबर आपका होता है 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है। सबसे पहले इसका प्रतिरोध निकालो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R इक्वल टू आपका हो जाएगा, ठीक है, 1/1 प्लस 1/1, तो कितना होगा, अभी देखना कितना निकल के आता है। तो ये आपका हो जाएगा 1, यही होगा। तो 1 का जब इसमें वो करोगे तो 1 प्लस 1 यानी ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैं निकाल दूँ तो 1/R इक्वल टू जो निकल के आएगा वो 2/1 होगा, यानी R बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना ओम हो जाएगा। तो याद रखना R बराबर कितना होगा, इसका गुणा इसमें करो यानी 2R इक्वल टू 1, तो R बराबर आपका हो जाएगा 1/2, यानी R बराबर निकल के आपका आएगा 0.5, है ना, 0.5 ओम, यही होगा। तो 0.5 ओम यहाँ पर इन दोनों का प्रतिरोध यहाँ पर निकल के आया, यानी यहाँ तक बिंदु A से मान लो, यहाँ पर बिंदु हम C मान लें, तो इसका प्रतिरोध जो निकल के आया 0.5 ओम। अब यहाँ पर जो श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं प्रतिरोध वो क्या होते हैं, यानी R बराबर R1 प्लस R2, यानी सारे जोड़ दिए जाते हैं। तो निकाल लो भाई कि R की वैल्यू कितनी होगी, R1 जो दिया गया 0.5 और यहाँ से यहाँ तक जो भी दिया गया है वो भी 0.5 यानी प्लस 0.5, तो ये कितना होगा इक्वल टू 0.5 तो यहाँ पर 1 ओम हो जाएगा। तो कौन सा आपका विकल्प नंबर C सही हो जाता है। बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत होती है। उसके बाद है अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी दिया है वो लिखो, उत्तल दर्पण दिया है, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण हम बना लेते हैं। उत्तल दर्पण इस तरीके से बनता है, आप जानते हो, इधर इसमें पॉलिश की जाती है, ठीक है, इस तरीके से पॉलिश की जाती है। अब यहाँ पर इसका मुखच्छ होता है, यहाँ पर इसका ध्रुव यानी पोल P होता है, और यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, दोनों तरफ मान लेते हैं, और यहाँ पर F होता है और यहाँ पर भी F होता है।
अब कहाँ बोला है, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं पर वस्तु रखी। मान लेते हैं हम वस्तु यहाँ पर रखी है, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर इस तरीके से वस्तु रखी है। अब ये वस्तु है, इसमें से जब प्रकाश की किरणें जाती हैं इस तरीके से, तो ये कहाँ से जाती हैं, इधर होके जाती हैं और मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, ये आप जानते हो। तो यहाँ पर प्रतीत होती हैं, याद रखना, मैं थोड़ा सा प्रतीत होने वाला चिन्ह ही बनाए दे रहा हूँ। यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। देखो मैं अभी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। तो अब आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, तो जो प्रतिबिंब है आपका, याद रखना, इस तरीके से जब आप वक्रता केंद्र से लाइन टकराओगे तो यहाँ पर बनेगा लगभग, है ना, यानी एफ पर ही बनेगा। तो आपका कहाँ पर बनेगा, दर्पण के सामने तो बनेगा नहीं, है ना, दर्पण के दाईं ओर बनेगा, नहीं दर्पण के पीछे बनेगा। तो दर्पण के पीछे कहाँ, दर्पण के पीछे पी एवं एफ के बीच, पी एवं एफ के बीच, हाँ बिल्कुल सही है। और आभासी एवं उल्टा बनेगा। आभासी अगर बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, तो विकल्प नंबर 1 होगा, दर्पण के पीछे पी एवं एफ के बीच, आभासी एवं सीधा। जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा, प्रतिबिंब याद रखना हमेशा सीधा बनेगा। तो ये आपका विकल्प सही हो जाता है, इसी से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये विकल्प सही है। उसके बाद बस आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एग्जाम में आ जाती हैं और आप लोगों के दिमाग में क्लिक नहीं करती, इसीलिए मैं ये छोटे छोटे वीडियो जरूर बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।